एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में आज का हमारा टॉपिक है गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर्स। विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को प्रत्याभूति देना यानी गारंटी देना। क्रेता कंपनी को यदि विक्रेता की बातों पर विश्वास न हो तो विश्वास दिलाने के लिए विक्रेता क्रेता कंपनी का कुछ बातों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करता है यानी गारंटी देता है। ऐसी गारंटी हो सकती है देनदार एवं बीआर के संदर्भ में वह यह गारंटी दे सकता है कि एक निश्चित राशि आपको देनदारों से और बीआर से वसूल हो ही जाएगी। यदि उतनी राशि वसूल नहीं होती है तो जो भी डिफरेंस होगा यानी जितनी कम राशि वसूल होगी उतनी कम राशि को फिर ये विक्रेता ही वहन करेगा। इसी तरह से गारंटी ये हो सकती है कि यदि क्रेता कंपनी विक्रेता को यह आश्वासन पर कि लेनदार और देय बिल जो पुस्तक में लिखी हुई राशि है उससे अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यदि अधिक भुगतान करना पड़ जाएगा तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है उस हानि को भी विक्रेता ही वहन करेगा। ऐसी ही गारंटी हो सकती है लाभांश के संदर्भ में कि विक्रेता क्रेता कंपनी को एक न्यूनतम लाभांश वितरण की भी गारंटी देता है कि आपको इस रनिंग बिजनेस से कम इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि आप कम से कम इतना लाभांश बांट सकते हैं। यदि आपका प्रॉफिट कम होता है और आप लाभांश कम चुकाते हैं तो जो भी डिफरेंस गारंटी से जो भी डिफरेंस है जितना भी कम लाभांश आप चुका रहे होंगे उसकी भी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाएगी। तो सामान्यतः इन तीन चीज़ों की गारंटी हमारा विक्रेता देता है कि देनदार बीआर से एक निश्चित राशि आपको वसूल हो जाएगी, लेनदार और बीपी को एक निश्चित राशि से ज़्यादा भुगतान आपको नहीं करना होगा और आपको कम से कम इतना लाभ हो जाएगा कि आप कम से कम लाभांश इतना दे पाएंगे अपने शेयर होल्डर्स को। उक्त आश्वासनों की पूर्ति के लिए क्रेता कंपनी विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से पर्याप्त राशि रोककर उसे वेंडर्स गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। यानी इस गारंटी के बदले में इसका प्रोसेस ये होता है कि जब क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है तो एक सफिशिएंट अमाउंट जो जिससे गारंटी का संबंध है उतनी राशि को रोककर शेष राशि का भुगतान वो कर देगा विक्रेता को, और जो राशि उसने रोक ली है उस रोकी गई राशि को वेंडर्स गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए विक्रेता खाते को डेबिट किया जाएगा। यदि निर्धारित समयावधि में देनदार बीआर से कम राशि मिलती है या लेनदार और बीपी यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है या कम लाभ होते हैं तो उस हानि को अपन इस वेंडर्स गारंटी अकाउंट से डेबिट करके यहाँ से इसको हम राइट ऑफ कर लेंगे। गारंटी की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि इसमें से कोई बैलेंस बचता है तो वो फिर विक्रेता को लौटा दिया जाता है। इसके संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ इस प्रकार की जाती हैं। जब विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से जो राशि गारंटी के लिए रोक ली जाती है उसकी हम एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट। तो जो राशि हमने रोक ली है जिसका हमने भुगतान नहीं किया है उसको वेंडर से हम ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर्स गारंटी अकाउंट पे। अब यदि हम डेटर्स और बीआर से जो राशि वसूल होने की गारंटी दी गई थी यदि उससे हमें कम राशि वसूल होती है यानी कोई हमें नुकसान होता है लॉस होता है तो उस लॉस को हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट में से एडजस्ट करेंगे। तो उसकी एंट्री बन जाएगी हमारी वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स यदि देनदार से कम पैसा मिला है, या फिर ऑब्लिक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यदि हमको बीआर से पैसा कम वसूल हुआ है। यदि हमें लेनदारों को बिल्स पेबल को जो भी हमें गारंटी दी गई थी कि इतनी राशि का ही आपको भुगतान करना होगा, यदि उससे अधिक भुगतान करना पड़ जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा राशि का भुगतान हम करेंगे वो भी हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इस एक्सेस पेमेंट के लिए वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट से ही करेंगे। इसी तरह से हमें जो शुद्ध लाभ की गारंटी दी गई थी कि आपको इतना लाभ तो कम से कम हो ही जाएगा कि आप इतना लाभांश दे सकते हैं, यदि हमारा लाभ उससे कम होता है तो जितनी हमें हानि हुई है उसको भी हम वेंडर्स गारंटी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट। गारंटी की अवधि में विक्रेता को जो शेयर्स आवंटित किए गए थे यानी कुछ अंश हम भुगतान में भी देते हैं विक्रेता को, तो जितना लाभांश उसको दे होगा उस लाभांश को भी हम रोक लेते हैं, तब तक पेमेंट नहीं करेंगे जब तक कि हमारी गारंटी पीरियड पूरा नहीं हो जाता। तो विक्रेता को आवंटित किए गए अंशों में जो लाभांश दे होगा उसको भी हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट में रोक लेंगे। तो उसकी एंट्री बन जाएगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट। जब गारंटी की अवधि समाप्त हो जाती है तो जो भी बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर्स को। तो उसको भुगतान करने की लास्ट और ये भुगतान करके हम इस अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर से हमारी लास्ट एंट्री बन जाएगी वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी शेष राशि है वो वेंडर्स को चुकाकर इसका अकाउंट को हम क्लोज़ कर देंगे।
अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि इसकी एंट्रीज हमें किस तरीके से करनी है। राम एकल व्यापारी की हैसियत से कार्य कर रहा है। उसने अपना व्यापार राम लिमिटेड को बेच दिया। कंपनी ने निम्नलिखित संपत्ति दायित्व खरीदे हैं। बिल्डिंग 60,000 में, मशीनरी 30,000 में, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 50,000, इन्वेस्टमेंट 5,000। दायित्वों में उसने लेनदार लिए हैं, क्रेडिटर्स लिए हैं 60,000 में, और डाउटफुल डेट्स हैं हमारे यहाँ पर 5,000 के। राम ने गारंटी दी है कि देनदारों से 45,000 रुपीज़ हमें वसूल हो जाएंगे और क्रेडिटर्स को हमें पुस्तक मूल्य यानी हमें 60,000 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। वास्तव में देनदारों से सिर्फ 43,000 रुपये वसूल हुए, यानी हमें 2,000 रुपये की हानि हो गई है। लेनदारों को गारंटी थी 60,000 चुकाने की, लेकिन उससे हमको चुकाने पड़े 62,000, यानी यहाँ भी हमको 2,000 रुपये की हानि हुई है। 2,000 हमें ज़्यादा देने पड़े हैं। ये दोनों हम एडजस्ट कर लेंगे गारंटी अकाउंट में। कंपनी ने जनता में 100 रुपये वाले 2,000 इक्विटी अंश इशू किए हैं। इसकी सिंपल अपनी इशू करने की एंट्री कर देंगे। जनता ने इन अंशों को खरीद लिया तथा इसका भुगतान कर दिया। राम को प्रतिफल के आंशिक भुगतान के रूप में, यानी जो हमारा परचेज कंसिडरेशन था जो हम यहाँ पे निकालेंगे, उस परचेज कंसिडरेशन का आंशिक भुगतान हमने किया है शेयर्स के रूप में, जिसके बदले में हमने 100 रुपये वाले 850 शेयर्स इशू किए हैं और शेष पैसे को हमने गारंटी के रूप में रोक लिया है। यानी यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन सूचना नहीं है, तो यहाँ पर हम असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ यानी नेट असेट्स मेथड से निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। राम ने यह गारंटी दी थी कि प्रथम 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में लाभ इतने पर्याप्त होंगे कि कम से कम 6% लाभांश की घोषणा की जा सके। 3 वर्ष तक इसने गारंटी दी है। प्रथम वर्ष में केवल इतने ही लाभ हुए कि हम 5% लाभांश दे सकते हैं, यानी 1% का हमें नुकसान था। ये भी हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। सेकेंड ईयर में लाभांश 7% के लायक प्रॉफिट हुआ, ये हमारी गारंटी से ज़्यादा था, तो सेकेंड ईयर में हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे वर्ष में लाभ सिर्फ इतने ही हुए कि 4% लाभांश घोषित किया जा सका, तो बाकी हमें 2% का यहाँ पे नुकसान था। ये भी हम वेंडर्स गारंटी अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। पहले और तीसरे वर्ष के लाभांश प्रस्तावित करने से पहले लाभों की न्यूनता को गारंटी खाते से पूरा कर लिया गया। 3 साल की चूँकि अवधि आपकी पूरी हो जाएगी, तो 3 वर्ष के अंत में जो भी पैसा बचेगा उसको हम पेमेंट करके वेंडर को उस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसकी एंट्रीज हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री बनेगी अपनी डेट ऑफ एक्विजिशन को। जर्नल ऑफ राम लिमिटेड, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन। एंट्री बन जाएगी हमारी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू वेंडर अकाउंट। तो असेट्स में हमने लिया है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 50,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 2 हमारे दायित्व थे, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और बचा हुआ निकल जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन जो आ जाएगा टू वेंडर, जिसका नाम है यहाँ पे टू राम्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं हमारे 60,000 के, डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न है 5,000 का। तो इन सबको ऐड करके मतलब यहाँ पे हम जो पीसी निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन, वो हमारा निकल जाएगा नेट असेट्स मेथड से टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़। तो असेट्स है हमारी यहाँ पे 60 + 30, 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 माइनस 65,000।
तो ये आ जाएगा हमारा 90,000। तो ये हमारा परचेज़ कंसिडरेशन हो गया यहाँ पर 90,000 का। इसके बाद हम मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं, उसकी एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने मार्केट में शेयर्स इशू किए थे 2000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। सारे शेयर्स जो कि जनता ने ख़रीद लिए हैं, तो हमारा आ जाएगा डेट ऑफ अलॉटमेंट पे हम सारे शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपए से। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट पीसी चुकाने की एंट्री करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट यानी राम्स अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे राम को हमें पेमेंट करना है 90,000 जो हमारा परचेज कंसिडरेशन था, लेकिन पेमेंट में हमने इनको दिए है सिर्फ 850 शेयर्स दिए हैं 100 रुपीज़ के, बाकी हमने पैसा रोक लिया है गारंटी के लिए। तो 850 इंटू 100 यानी हमने आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा 85,000। बाकी पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे गारंटी अकाउंट में, टू राम्स गारंटी अकाउंट। गारंटीज अकाउंट ये हमारा आ जाएगा गारंटी अकाउंट। 5,000 रुपीज़ हमने गारंटी के नाम से रोक लिए हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम बनाएंगे राम्स गारंटी अकाउंट। राम्स गारंटी अकाउंट आ जाएगी हमारी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो सबसे पहले इसमें एंट्री हो जाएगी जो पैसा हमने रोका है गारंटी के नाम से। तो फर्स्ट ईयर बिगिनिंग, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बाय राम्स अकाउंट। जो पैसा हमने रोका है वो है हमारा 5,000। अब जो भी लॉस हमको फर्स्ट ईयर में हुए होंगे वो सब हम इस गारंटी अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर ऑफ एंड हम देखेंगे क्या क्या लॉसेस हुए थे हमको। तो फर्स्ट ईयर ऑफ एंड में हमें एक तो गारंटी दी थी उन्होंने कि डेटर से हमें वसूल होंगे 45,000, जबकि एक्चुअली में सिर्फ 43 वसूल हुए हैं, यानी 2,000 का लॉस हुआ है हमको डेटर्स से। क्रेडिटर्स उसने कहा था पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ 60,000, जबकि हमको पेमेंट करना पड़ा है 62,000। यहाँ पे भी 2,000 का लॉस हमको क्रेडिटर्स से है। उसने डिविडेंड की गारंटी दी थी कि हमें लाभांश देना पड़ेगा 6% तक दे सकते हैं, जबकि एक्चुअली में सिर्फ लाभांश दिया है हमने सिर्फ 5% का, यानी 1% का हमको लाभांश की भी नुकसान हुआ है। तो 3 तरह के लॉसेस हमें फर्स्ट ईयर में हुए हैं, तीनों हमारे डेबिट में गारंटी अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे। तो 2 डेटर्स अकाउंट में हमको लॉस हुआ है 45,000 माइनस 43,000, यानी लॉस हुआ है हमको 2,000 का। ऐसे ही हमारा आ जाएगा 2 बैंक, जो हमने एक्सेस पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, तो पेमेंट हमने करना पड़ा है 42,000, जबकि करना था हमको सिर्फ 62,000, जबकि हमको पेमेंट करना था केवल 60,000 का। ये भी हमारा लॉस हो जाएगा 2,000 का। और एक आ जाएगा 2 सरप्लस। सरप्लस में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो हमने डिक्लेयर किया था 5%, जबकि हमको गारंटी थी 6% की। तो 1% ऑफ
इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर्स में 2 लाख शेयर्स तो हमने मार्केट में इशू किए हैं, 85,000 दिए हैं हमने वेंडर को, तो टोटल 2,85,000 पर 1% का लाभांश हमको प्रॉफिट में कम पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा 2,850 रुपीज़। डेबिट का टोटल हो जाएगा 6850। गारंटी हमारी सिर्फ जो पैसा रोका है वो सिर्फ 5,000 का ही है, तो बाकी हम बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर एंड में हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 1,850 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड ईयर बिगिनिंग, सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा हमारा टू बैलेंस BD 1,850। सेकेंड ईयर में सबसे पहले हम वो लाभांश ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट ईयर में जो लाभांश हमने डिक्लेयर किया था उसमें जितना लाभांश वेंडर राम को दे होगा उसका हम पेमेंट नहीं करना, उसको भी हम रोक लेंगे गारंटी अकाउंट में। तो सेकेंड ईयर में डेट ऑफ डिक्लेरेशन हमारा आ जाएगा बाय डिविडेंड। इसका हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे, गारंटी पीरियड तक डिविडेंड को भी हम रोक के रखेंगे जो भी इनको देना है। ये हमारा हो जाएगा 6% ऑन 85,000, क्योंकि हमने राम को 85,000 शेयर्स इशू किए थे परचेज कंसेशन के पेमेंट के पार्ट पेमेंट के रूप में। तो इस पे जो लाभांश है उसको हम रोक के रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5,100 का। तो सेकेंड ईयर में और कोई लॉसेज हमको है नहीं, तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। तो बैलेंस आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा हमारा 3,250 रुपीज़। थर्ड ईयर में सबसे पहले आ जाएगा हमारा वही थर्ड ईयर बिगिनिंग, बाय बैलेंस BD, सबसे ओपन बैलेंस आ जाएगा 3,250 का। अब जो डिविडेंड हमने सेकेंड ईयर में डिक्लेयर किया था वो हमको मिल जाएगा, उसको भी हम रोक के रखेंगे क्योंकि अभी हमारी गारंटी पीरियड पूरा नहीं हुआ है। तो आ जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन आ जाएगा बाय डिविडेंड अकाउंट। क्योंकि हमेशा डिविडेंड साल के एंड में डिक्लेयर होता है, पेमेंट उसका नेक्स्ट ईयर में होता है। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड दिखाएंगे सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर का दिखाएंगे हम थर्ड ईयर में। तो ये आ जाएगा 7% ऑन 85,000, 5,950 रुपीज़। टोटल आ जाएगा 9,200। चूँकि गारंटी पीरियड हमारा पूरा हो गया है, थर्ड ईयर में भी हमें लॉस था, तो थर्ड ईयर एंड में हमको लॉस हुआ है, तो वही डिविडेंड का तो 2 सरप्लस यहाँ से चार्ज कर लेंगे, बाकी हम पेमेंट कर देंगे। तो थर्ड ईयर में हमें डिक्लेयर किया सिर्फ 4%, गारंटी थी 6% की, तो 2% ऑन 2,85,000 का हमको लॉस हो रहा है प्रॉफिट में, यानी 5,700। तो बैलेंस हमारा 9,200 का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, हमारा लॉस हुआ है सिर्फ 5,700 का। चूँकि गारंटी पीरियड ख़त्म हो गया है तो बाकी जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम वेंडर को पेमेंट करके इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,500। तो इस तरह से बनेगा हमारा राम्स गारंटी अकाउंट। मैं वापस से ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। इसमें जब भी गारंटी की सिचुएशन हो तो फर्स्ट एंट्री हमारी सिंपल बनेगी, वही असर्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू वेंडर अकाउंट। मार्केट में शेयर्स इशू करने की भी एंट्री सिंपल वैसे ही बनेगी जैसे हम बनाते आए हैं। जो पेमेंट करेंगे पीसी की उसकी एंट्री सेम वैसे ही बनेगी, बस कुछ पैसा हम लोग रोक लेंगे गारंटी अकाउंट के अंदर जितने की उसने गारंटी दी है। तो जो रिमेनिंग पैसा है वो हमने यहाँ पे 5,000 रुपये रोक लिया है राम्स गारंटी अकाउंट में, जिसमें से हम सेट ऑफ करेंगे। राम्स गारंटी अकाउंट की स्टार्टिंग जो होगी वो इसी बैलेंस से होगी जो पैसा हमने रोक लिया था। अब फर्स्ट ईयर में जो भी लॉसेज होंगे, यानी डेटर्स से हमें कम पैसा वसूल हुआ है या हमने क्रेडिटर्स को ज़्यादा पेमेंट किया है या लाभांश डिक्लेयर करने के लिए पर्याप्त प्रॉफिट हमको नहीं हुआ है, तो ये सारे लॉसेज हम फर्स्ट ईयर में सेट ऑफ कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में चूँकि लाभांश जो डिक्लेयर होगा उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो लाभांश मिलेगा वेंडर को, जो लाभांश मिलेगा, जो शेयर्स उसको एज ए पेमेंट दिए गए थे उस पर जो लाभांश था उसको भी हम रोक के रखेंगे। इसका भी पेमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि गारंटी पीरियड पूरा नहीं होता है। तो जो शेयर्स वेंडर के पास है उन पर जो लाभांश होगा उसको हम इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें से हम सेकेंड ईयर का लॉस सेट ऑफ करेंगे यदि है तो। सेम ऐसे ही जो सेकेंड ईयर का लाभांश डिक्लेयर किया है उसको हम
थर्ड ईयर में दिखा देंगे, इसको भी हम रोक लेंगे। क्योंकि यहाँ पर थर्ड ईयर में गारंटी पीरियड पूरा हो गया है, तो थर्ड ईयर में जो भी लॉस था उसको सेट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम पेमेंट करके इसको कर देंगे फाइनल, सेटलमेंट हो जाएगा हमारा और अकाउंट हमारा ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से बनता है हमारे एंट्रीज और अकाउंट्स जब वेंडर ने आपको कुछ निश्चित गारंटी दे रखी हो। आज के लिए इतना ही।